गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज की कुछ डेफिनेशंस करी थी। टुडे वी विल गो विद द मेथड्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। मेथड्स टू कलेक्ट द प्राइमरी सोर्सेज डेटा और प्राइमरी डेटा और वी कैन से सेकेंडरी डेटा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज इकट्ठा करने के लिए ये 5 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जिसने डेटा इकट्ठा करना है और जहाँ से करना है वो प्लेस पे जाएगा, वहाँ से डेटा इकट्ठा करेगा और वापस आ जाएगा। मतलब हम खुद जाएंगे डेटा इकट्ठा करने, किसी और को नहीं भेज सकते। और जिससे करना है आप वहाँ, जैसे आपने अपने फ्रेंड से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप खुद जाओगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके यू विल गेट बैक टू योर वर्क। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज हमारे पास तब यूज होते हैं जब हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन यूज ना कर सकें। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे एन इज व्हाट पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन हमारी जो साइज में थोड़ी कम हो तो वहाँ हम लोग ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी किसी एक पर्सन पे या किसी एक चीज़ पे काम नहीं करती है, ये एवरेजेस पे काम करती है। लाइक नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स और वी कैन से नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन विच वी आर स्टडी। यहाँ पे क्या है, जो कहते हैं जो पॉपुलेशन साइज अगर हमारा कम है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड हमारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स ये है कि इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे इस मेथड में वो हम लोग एक्यूरेट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं वहाँ से कलेक्ट करने। ये श्योरिटी होगी कि हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसकी डीमेरिट ये होगी कि ये कम वाली पॉपुलेशन पे काम करेगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लार्ज पॉपुलेशन पे काम करना होगा तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद सोचें, अगर एक पर्सन के ऊपर हम लोगों ने काम करना है तो जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर एक एरिया पे काम कर रहे हो आप तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ पे जाओ एक एक बंदे से पूछें एंड ऑल। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मेथड है जो फेल हो जाता है। तो याद रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कब यूज होती है, जब पॉपुलेशन हमारी कम हो। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज तब यूज होते हैं जब हम किसी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ सोशल इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि कोई हमने ये फाइंड करना है कि इस एरिया में कितने ड्रिंक करते हैं या फिर इस एरिया में कितने स्मोक करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो खुद बंदा हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो मे बी आपको पता है कि हम लोग अपनी बैड हैबिट्स कभी बताते नहीं है किसी को। कभार कुछ लोग बता भी देते हैं अगर, लेकिन वो सोशल इवल्स है कि वो बहुत ज़्यादा अपर बेसिस पे करता है तो यहाँ पे वो हमें हेजिटेट करेगा बताने में। तो यहाँ क्या करते हैं, इंडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज में क्या करते हो आप कि आप खुद नहीं जाते हो उस बंदे के पास, आप खुद नहीं जाते हो, आप उनके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से और वी कैन से नेबर्स, है ना, वहाँ से आप वहाँ उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और वापस आते हो। यहाँ पे इसका मतलब है कि जिस एरिया से, जिस बंदे से, जिस जगह से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है बारे में, जिस जगह पे के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, आप उसके पास नहीं जाओगे, आप किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अब 3 फ्रेंड्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग आ रहे हैं इसके बारे में कलेक्ट करने के लिए तो ये खुद नहीं बताएगा आपको इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अपनी सोशल इवेंट्स के बारे में खुद नहीं बताएगा, मे बी उसके फ्रेंड्स आपको बता दें, ठीक है ना, उसकी क्लास टीचर्स आपको बता दें, उसके नेबर्स आपको बता सकते हैं।
तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरव्यूज इस बेस पे है, जब आप किसी की इंफॉर्मेशन उनसे ना लेके किसी और से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पहले ये दोनों हो गए, उसके बाद ये करेंगे थ्रू लोकल एजेंसीज। अब लोकल एजेंसीज का मतलब ये है कि यहाँ पे आप खुद कलेक्ट करने नहीं जाओगे, कुछ बंदों को लाइक कुछ पर्सनल रख लोगे, खुद एजेंसीज बना लोगे, ग्रुप्स बना लोगे और उनको भेजोगे कि आप ये बेसिस पे आपको ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ये आपका स्कोप है और ये आपकी पॉपुलेशन है, लाइक एरिया अंडर स्टडी है, और वहाँ पे जाके आपने इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, आप खुद नहीं जाते हो, एक एजेंसीज क्रिएट कर देते हो और ग्रुप्स बना देते हो। जो ग्रुप्स हैं वो खुद वहाँ पे जाएंगे और डेटा इकट्ठा करके आपको लेके आएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घर पे सर्वे करने आते हैं, है ना, तो दिस इज ऑल्सो द सेम वे कि पूछने आते हैं ना, आपका आधार कार्ड नंबर दें हमें, आपका बताएं घर में कितने मेंबर हैं, तो वो खुद नहीं आते, वैसे से बंदे बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं कि इस एरिया में इन बंदों ने जाना है, इस एरिया में ये पर्सन जाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो लाइक दैट थ्रू लोकल एजेंसी में ये है। तो यहाँ पे भी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में ये आ जाएगा कि हम लोग खुद इसमें नहीं जा रहे हैं, ग्रुप्स भेज रहे हैं, और वो ग्रुप्स कैसे हैं, इलिटरेट हैं या नहीं है। तो अगर उन बंदों को स्टैटिस्टिक्स बारे में कुछ नॉलेज है, कभी बोलते हैं ना कि पहले कोई चीज़ करनी हो तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं पहले फॉर श्योर। लेकिन कई उनमें ऐसे इनमें ऐसे भी होते हैं कि हमें टाइम और पैसे की भी थोड़ी सी रहती है, दिक्कत रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो लोकल लोग होते हैं उनको ड्यूटीज दे देते हैं कि आप करके हमें भेज दें, ताकि उनको पैसे भी कम देने पड़े और उनका काम भी चल जाए, है ना, टाइम भी कम वेस्ट होता है। क्योंकि आप देखो, अगर हमारे पास ये एरिया है, लेट मी टेल यू, अगर हमारे पास ये एरिया दिया और मैं आपको बोलूँ कि इस एरिया में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं 30% दे रही हूँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस एरिया में हाफ हाफ कर देते हैं, यहाँ पे मैंने 20% दिए, यहाँ पे मैंने 30% दिए। अब ये देखो कि ये तो हाफ एरिया है इन दोनों का, मैंने पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांट लिया है, यहाँ पे 20 बंदे भेज दिए, यहाँ पे 30 बंदे को भेज दिए कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो ऑब्वियसली ये बंदे जल्दी करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, टाइम का थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और भी है, कॉस्ट, जो बंदे आप लगा रहे हो वो आपसे पैसे भी तो लेंगे कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं हमें पैसे दो। तो वो ऐसे पर्सन्स को रख लेते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हैं तो वो थोड़े सैलरी पे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते। आपने नोट किया होगा, जब भी आपके घर में कोई सर्वे करने आता है तो आपको लगता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ डेटा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको बताया होता है कि आपको ये चीज़ दे दी है हमने, ये चीज़ें इकट्ठे करो और वापस आ जाओ। बाकी उनका कोई हमारे पास फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कुछ नहीं होती है। जो डेटा उनको मिलता है हमें ये भी नहीं पता कि वो सही है या गलत है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे थ्रू लोकल एजेंसीज में हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि हमारा जो डेटा हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है थ्रू लोकल एजेंसीज, थ्रू ग्रुप्स, वो सही भी है या नहीं। तो डीमेरिट यहाँ पे ये आ जाती है। मेरिट यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे टाइम सेविंग है, ठीक है, टाइम सेविंग है और कॉस्ट सेविंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम भी यहाँ पे हमारा कम कंज्यूम होता है। लेकिन हमारी डीमेरिट ये है कि यहाँ पे हम श्योर नहीं होते कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज मेल क्वेश्चनियर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बीएससी वालों के लिए बता रही हूँ, ये जो बीएससी सीएसएम स्टैटिस्टिक्स जो भी कर रहे हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। जो मेल क्वेश्चनियर वो है क्या, दिस इज वेरी सिंपल। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये एक क्वेश्चन की लिस्ट होती है। क्या करते हैं, जब उन्होंने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इकट्ठी होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या, तो जो भी चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं क्वेश्चंस की। दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस।
तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चनियर। फिर क्वेश्चनियर यहाँ पे क्या करते हैं, उनको जो जो आपकी डिटेल्स चाहिए वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिख के देंगे और फॉर्म भेज देते हैं। ठीक है, फॉर्म आपको मेल भी कर सकते हैं, कैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी के थ्रू भेज सकते हैं। आपको क्वेश्चन की एक लिस्ट मिल जाती है, आप उसमें इंफॉर्मेशन पुट करते हो, जहाँ जिस भी एरिया के उसको चाहिए वो उतने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना देगा, मतलब ये उतने कॉपीज बना देगा और सबको वो क्या कर देगा, बांट देगा। और वो सारों के जो भी आंसर्स होंगे उसके बाद वो डेटा को, ये अब हम लोगों ने किया था रॉ डेटा, ये रॉ डेटा है, जो भी इकट्ठा होके आएगा उनके पास वो रॉ डेटा है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे नेम, मैं आपको बोलूँ, जब हम कॉलेज वगैरह का फॉर्म डिपॉजिट फिल करते हैं, है ना, कहते हैं ना कि यहाँ से पहले पहले आप सबमिट करवा देना, तो ये सेम वैसा ही उनको क्या क्या हमारा चाहिए होता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका कहाँ आप रहते हो, एड्रेस, है ना, आपका फ़ोन नंबर, ताकि आप अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उस नंबर पे, या ईमेल पूछते हैं, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि आपके परसेंटेज पूछते हैं, जो भी आपने प्रीवियस उसमें क्लास में स्कोर किया है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछते हैं, बताते हैं आपको। और उसके बाद आपका जो भी आपको उनको आपके लिए जो भी चाहिए होगा वो आपको क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि हाँ आप जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी कास्ट है आप टिक कर देते हो, लाइक दैट। ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्म, उसको क्वेश्चनियर बोलते हैं। क्वेश्चनियर सिंपली फिर क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इसके बेसिस पे होते हैं जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो सिंपल एज दैट। ये होते हैं हमारे पास मेल क्वेश्चनियर्स। नेक्स्ट इज स्केड्यूल्स सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। ये इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, ये दोनों सेम है, ये मेल क्वेश्चनियर है, ये भी क्वेश्चनियर है, स्केड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। बट इसमें होता क्या है, कई बार हमें ट्रस्ट नहीं होता, जैसे हम लोग भेज दें, जैसे हमारा कॉलेज का फॉर्म आता है हम लोग फिल करके भेज देते हैं, है ना, तो उनको जिनको हम लोग भेजते हैं उनको ये नहीं पता कि वो फिल किसने किया, हमने खुद किया या किसी और ने किया। क्लियर है? तो यहाँ पे जब किसी बंदे को जो हमारा इंटरव्यू लेना चाह रहा है, जो हमें जिसको हमारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हमारे पर ट्रस्ट ना हो कि हाँ अगर हम लोग क्वेश्चनर भेज देते हैं मे बी वो खुद से इंफॉर्मेशन हमें दे या ना दे, है ना, तो वहाँ पे जब डाउट क्रिएट होता है तो वो खुद जाता है, वो क्वेश्चनर की लिस्ट लेके, क्वेश्चंस की लिस्ट लेके वो खुद जाता है उनके पास जिनसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ से कलेक्ट करता है और वापस आता है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। आपको भी हुआ होगा, कोई फॉर्म्स इतने हम लोग भरते हैं लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं जो कभी कभार हमें एम्बिगियस होने के लिए भी हमें समझ नहीं आती हैं, तो लाइक दैट। तो उनको एक्चुअल में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चनर में उन्होंने दी हैं, कैसा उनको डेटा चाहिए, कैसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे वो खुद जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेल क्वेश्चनियर ये है कि क्वेश्चंस की लिस्ट बना के वो मेल कर देते हैं एक फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ क्या होता है कि वो जो लिस्ट होती है वो लेके खुद जाता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आता है। और अगर आपको पूछना है इन पांचों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा हमारे पास माना जाता है, तो ये जो लास्ट वाला स्केड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। यहाँ पे अगर मेरिट्स देखें इसकी, तो मेरिट्स ये बनती है कि पहला इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, जो भी आपको चाहिए, और दूसरा ये कि बेसिकली जिस बेस पे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है एग्जैक्ट आपको वैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और इसकी डिमेरिट्स ये हो सकती हैं कि यहाँ पे हमें खुद जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग का हो सकता है फैक्टर, लेकिन मेन चीज़ हमारी क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें करेक्ट मिलनी चाहिए, वो हमें एक्यूरेट मिलनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं होगी तो आगे जो भी प्रोसेस है हमारा वहीं पे वो जो एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपका सही नहीं आएगा। ऑलराइट, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज के कुछ मेथड्स थे, तो आप इनको देख लो एक बार। नेक्स्ट फिर हम लोग क्वेश्चनियर करेंगे कि कैसे इसको हम लोग क्वेश्चनियर को बनाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चनियर्स। मतलब हम लोग क्वेश्चनियर को कैसे बनाएंगे,
कैसा क्वेश्चन होना चाहिए और क्या क्या चीजें उनमें ऐसी हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ड्राफ्टिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चनियर्स। सो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है यहाँ पे है कि इसका जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज, और 15 to 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव है हमें पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, आप खुद सोचो, अगर हम लोग 5-6 पेजों का किसी को एक बुक बना के दे दें कि आप हमें ये फिल करके भेजो, तो वो कभी नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। हमें क्या करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखना पड़ता है। अट्रैक्टिव मीन से कि अगर चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, ओल्ड है, यंग है, वो सबके लिए अट्रैक्टिव हो। मतलब इतने क्वेश्चंस ना हो कि उसको लगे कि मैं तो वो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आके क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन कम देनी स्टार्ट कर देंगे, जो आपको चाहिए वो ऐसी लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना। तो ये बता रहे हैं कि आपको कैसे फ्रेम करना है उसको। फर्स्ट ये है कि आप क्वेश्चनियर का जो साइज है आपको वो स्मॉल रखना है, इतना भी स्मॉल नहीं रखना कि आपको आपके क्वेश्चन ही ना उसमें कवर हो, ठीक है। क्वेश्चन आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है वो आपकी कवर हो जाए, लेकिन उसको साइज है जो स्मॉल रखिए। दूसरा कि 15 से 25 क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो 15 से 25 क्वेश्चन हम लिखूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप उसमें दे सकते हो, ताकि उसको इंटरेस्टिंग बना दें थोड़ा सा, है ना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इन्फॉर्मेशन लोगी क्या। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, सेकंड वन इज क्लियर होना चाहिए, नॉन ऑफेंडिंग, और द लास्ट वन इज अनएम्बिगियस। इसमें क्या है, क्लियर मतलब ये है कि जो आप क्वेश्चंस वहां पे लिख रहे हो उनको क्लैरिटी हो कि मैंने आंसर क्या देना है, कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे नेम इज पता है सबको, अंडरस्टूड है कि उनका उसमें नेम आना चाहिए, तो दैट लाइक दैट कि वो क्लियर होना चाहिए कि उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन को देनी है। दूसरा है नॉन ऑफेंडिंग। नॉन ऑफेंडिंग का मतलब ये है कि उनको ऐसे क्वेश्चन ना दिए जाएं जिनसे उनकी बेइज्जती हो, ठीक है, लाइक दैट। और तीसरा अनएम्बिगियस, ये होते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं इजी और वी कैन से कंफ्यूजिंग। एम्बिगियस क्वेश्चंस वो होते हैं जो कंफ्यूज करें, तो वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि उन्हें पता ही ना चले कि हमें आंसर क्या देना है, क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड आते हैं ऑर्डर करेक्ट। अब क्वेश्चंस का ऑर्डर, जो हमारे पास क्वेश्चन का ऑर्डर है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि जो वॉशिंग मशीन है किन किन घरों में है, ठीक है ना, अगर मैं आपको लिखूं, तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि आपकी वॉशिंग मशीन की कॉस्ट बताएं, फिर उसके बाद मैं लिख दूं कि कब ली थी, व्हेन, फिर लास्ट में मैं लिखूं कि डू यू हैव। अब ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर हुआ, ये इसमें क्या लिखेगा। अगर उसके पास, बंदे के पास मशीन है ही नहीं है वॉशिंग मशीन, तो ये इनके क्या आंसर देगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा बनाए कि जैसे मैं लिखूं कि फर्स्ट नंबर पे ये लिख दो, फिर उसके बाद पूछो, अगर मैं लिखूं कि डू यू हैव द वॉशिंग मशीन और नॉट, अगर वही वहां पे येस नो का ऑप्शन दे दूं, अगर वो नो लिख दे तो आगे वो जाएगा ही नहीं, क्लियर है। तो अगर मैं ये चीजें पहले लिख दूं तो वो पूछेगा कि किसकी कॉस्ट पूछ रहे हैं हमसे और ये कब का क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं आती। तो वो कहते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो सही होना चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चन को कहाँ पूछा है। तो जो आप फॉर्म वगैरह भरते हो वहाँ पे लिखा होता है कि आप लाइक
अब एक होता है कि आप किसी ऐसी फैमिली से हो जहाँ पे किसी ने लाइक शहीद वगैरह होते हैं, किसी के पेरेंट्स है ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं येस और नो। अगर है तो कुछ स्कॉलरशिप्स किसी के लिए होती हैं या फिर उनके लिए हमारे पास रिजर्व सीट्स रहती हैं है ना, तो आगे उनके लिए वो ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर के बाद है हमारे पास मल्टीपल मीनिंग अवॉइड। यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग के वर्ड्स जो हम लोग क्वेश्चनेयर में डाल देते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों को वो समझ नहीं आती हैं। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अवॉइड करो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अवॉइड करनी चाहिए कि वहाँ पे आप ऐसा कुछ ना डाल दो कि उनको कैलकुलेट करना पड़ जाए, है ना, तो वहाँ पे वो आपको आंसर्स देंगे ही नहीं। ये याद रखना, आप जितना इजी बनाओगे उतने अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल, जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन अवॉइड। पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐसे आ जाता है जैसे मैं बोलूँ कि सेविंग्स बताओ अपनी कितनी है, तो ये कोई नहीं बताता भाई, ठीक है ना। और हम लोग बोले कि सैलरी कितनी है आपकी, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और मैं आपको बोल सकती हूँ कि सोशल इवेंट्स बताओ अपने, तो ये भी नहीं कोई बताएगा। तो ऐसी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चंस ना दें उनको कि आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, तो उसके बेसिस पे डेटा भी आपको गलत मिलेगा और आप एनालाइज भी गलत करोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज होनी चाहिए क्वेश्चंस में। देखो 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ये होता है कि आप येस नो वाले क्वेश्चंस डालें उसमें, येस और नो, है ना, कि जैसे येस और नो वी कैन से 2 ऑप्शंस वाले कि 2 में से आप एक चूज करो, जैसे मेल फीमेल हो गया, ठीक है ना, और फादर मदर हो गया, आपका येस नो हो गया, लाइक दैट। शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप ऐसे होते हैं। दूसरा है हमारे पास MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारे पास रहते हैं इसमें। जैसे कई बार हम लोग 2 ऑप्शंस में वो चीज़ें नहीं डाल सकते, तो हम लोगों को MCQs बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन में लिखूँ, ठीक है ना, अगर मैंने आपसे पूछना हो कि ऑनेस्टली आप ऑनेस्ट हो या नहीं, ठीक है, तो आप येस और नो में आंसर दोगे, यू आर ऑनेस्ट और नॉट, ठीक है। लेकिन मैंने अगर MCQ लिखना है, ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती कि 2 से 3 है या 3 से 4 है, लाइक दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती हूँ, 10 से 15, 15 से 20 एंड 100 तक, जितनी आप चाहते हैं उतनी आप MCQ दे सकते हैं। वहाँ से आप एक क्वेश्चन जो हमारी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारे पास ऐसा रहता है, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ओपन एंड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे डाल देते हो कि आप अपनी मर्जी से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, कि वहाँ से आपसे पूछा जाए कि आपका एम क्या है, ठीक है। तो एम तो सबके अलग अलग होते हैं ना, वहाँ पे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं डाल सकते आप, पता नहीं कितने एम्स होते हैं, तो कितने को एम्स लिखोगे आप। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद से आंसर दे सकते हैं कि आपको कौन सा आपका एम है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने क्वेश्चनियर के बारे में बताना चाहते हो। जैसे आपने कहीं पे कोई वर्ड यूज किया और आपको लगे कि हाँ शायद ये लोगों को समझ ना आए, तो आप वहाँ पे उस वर्ड की मीनिंग लिख सकते हो कि इसका मतलब ये है, आपको इसमें ये चीजें बतानी है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बता सकते हैं कि आप को इस क्वेश्चन का कितना आंसर देना है, कितने लाइंस में आपको आंसर देना है। तो लाइक दैट कवरिंग लेटर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्वेश्चनियर में आपने क्वेश्चन के आगे नहीं बताई होती, लेकिन वो बाद में आपने वहाँ पे अच्छे से लिख रखी है कि आपने इसमें ये करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन। जो डिजाइन है
वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ तो कोई भी इसको टच नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा था क्वेश्चनर बनाने का तरीका, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है प्राइमरी सोर्सेज का यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, मेथड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज के जो हमारे पास मेथड्स हैं कि आप सेकेंडरी सोर्सेज कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज क्लियर होंगे। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था, प्राइमरी सोर्सेज जो हम लोग खुद जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड हैंड वी कैन से जो इंफॉर्मेशन होती है वी कैन कॉल इट एज अ सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा में मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली हमारे पास यहाँ मैं लिखती हूँ यहाँ मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में काफ़ी एजेंसीज हैं। इंडिया में अगर आपको कोई भी डेटा इकट्ठा करना है किसी प्रोडक्शन का, बर्थ का, है ना, और वी कैन से वीट का, तो ये चीज़ें इकट्ठी करें, सैलरी का, किसी भी चीज़ का, एज का, जो भी डेटा आपको इकट्ठा करना है अगर सेकेंडरी सोर्सेज से लेना है तो हमारे पास लॉट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो हमारी मैं आपको कैटेगरीज में डिवाइड करके बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट, सेंट्रल वाली, जो सेंट्रल एजेंसीज होती है वहाँ से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो। अगर मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं सेमी गवर्नमेंट के बारे में अगर आपको बात करूँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की काफ़ी ब्रांचेज हैं जो हमें काफ़ी अच्छा डेटा दे देती हैं। थर्ड है हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमें काफ़ी डेटा मिल सकता है जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कमेटीज। हम लोग काफ़ी कमेटीज और कमीशंस एंड कमीशंस वी कैन से कमीशंस बना देते हैं जो हमारे लिए डेटा इकट्ठा करते हैं और वहाँ से हम लोग कलेक्ट फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर से आप दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी सोर्सेज। न्यूज़पेपर से ही आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर हम बोले तो ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स। न्यूज़पेपर होगी, मैगजीन्स होगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि आप बताएं कि लास्ट 5 मंथ्स में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में हमारे पास न्यूज़पेपर्स वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ पे आप जाओगे, पिछले 5 महीनों के न्यूज़पेपर इकट्ठे करोगे, वहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है आराम से। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। आपने खुद से इकट्ठा नहीं किया, आपने किसी और सोर्स से इसको लिया है। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज, तो ये कुछ है जो मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा है। तो ये बेसिकली इनको बोलते हो पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में ऐसे आ जाते हैं जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है ना। जैसे हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, स्टैटिस्टिकल ISS है ना, जो हमारे पास है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास ये अभी रिसर्च कर रहा है। तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी ऐसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, तो वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये ना यहाँ पे मैंने इनको डीप में आपको इसलिए नहीं करवाया, जो ये वाले हैं इनके सिर्फ नाम है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको
सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सिर्फ नाम है। तो मैं क्या करूँगी, इस वीडियो के एंड में आपको स्लाइड्स दे दूँगी, वहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, एज इट इज़ आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हमने प्राइमरी सोर्स किया और सेकेंडरी सोर्स किया। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी, वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा, ये खत्म होता है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। आप अगर वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, तभी मैंने पूरी लिखी थी, तो उसके बाद लिखा होता कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर लिखा हुआ था प्रेजेंटेशन। तो कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन, कि आप जब डेटा को इकट्ठा कर लेते हो उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर टुडेज